हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल्स गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये पार्ट 3 लेके आ रहे हैं परीक्षा मंथन का। 2 पार्ट इससे पहले हम 2 कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अभी तीसरा पार्ट है दोस्तों, ठीक है। हम कवर कर रहे हैं पूरा डिटेल एनालिसिस दिसंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक। ये डिटेल परीक्षा मंथन का एक करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है हमने। पॉइंट टू पॉइंट हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी बाहर नहीं जाएगा एग्जाम्स में अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करके जाते हैं तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, भारत का आर्कटिक नीति मसौदा क्या है। ये आर्कटिक नीति मसौदा तैयार किया था इंडिया ने। ये एक्चुअल में क्या है, जनवरी 2021 में भारत में एक नया आर्कटिक नीति, जनवरी 2021 में, ध्यान रखना। देखो, जो फैक्ट है ना, जो मैं डिटेल बताता हूँ, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ध्यान रखना, वो आपको ध्यान देख के ही जाने। इसका उद्देश्य ये था, जो आर्कटिक रीजन है वो नॉर्थ पोल पे पड़ता है, ठीक है। उसका उद्देश्य है कि पेट्रोलियम अनुसंधान जो है, यानी कि पेट्रोलियम रिसर्च का संस्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज तेल और गैस की खोज के लिए आर्कटिक से संबंधित कार्यक्रमों को जोड़ा गया और एक योजना तैयार की गई। आर्कटिक अनुसंधान से पहले भारत के वैज्ञानिक, जैसे कि हिमालयी जो ग्लेशियर हैं, उनको पिघलने की दर का अध्ययन करने में मदद मिलेगी इससे। जो भौगोलिक ध्रुवों के बाहर दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार संपन्न है। भारत ने 2007 में आर्कटिक में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। उसका ध्यान रखना, उसका नाम था हिमाद्री दोस्तों। क्या नाम था? हिमाद्री 2007 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैचिंग में मिलान करने के लिए कभी भी आ सकता है। भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो स्पिट्सबर्गेन स्वालबर्ड नॉर्वे में स्थित है, इसे 2008 में भारत के दूसरे आर्कटिक अभियान के दौरान स्थापित किया था। आर्कटिक जो है पृथ्वी का सबसे उत्तरी, मैंने बताया कि नॉर्थ पोल का भाग है, जो एक ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन कहलाता है। आर्कटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर आता है, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का जो यूएसए का पार्ट है वो आता है, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया यानी कि रूस, स्वीडन आदि शामिल क्षेत्र हैं। ये पूछ सकता है कि आर्कटिक के आसपास कौन कौन से रीजन इंक्लूड है। अब कुछ बात करते हैं हम आर्कटिक के बारे में। आर्कटिक पृथ्वी का सबसे, मैंने बताया, उत्तरी भाग है, जो एक ध्रुवीय क्षेत्र बताया था, और सारे पार्ट इसमें इंक्लूड है। अब दूसरा करंट देखते हैं कि राष्ट्रीय रेल योजना क्या है। आर्कटिक के बारे में ऑलमोस्ट बता चुके हैं सारी चीज़ें। नेशनल रेलवे स्कीम क्या है? देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी इफिशियंसी को सुधारने के लिए, ठीक है, क्षमता संबंधी कमियों को दूर करने के लिए माल ड्राई यानी कि फ्रेट कॉरिडोर जो इकोसिस्टम होता है उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की है। उन्होंने बोला कि विजन 2024 तक इसको हम प्रस्तुत करेंगे, नेशनल रेलवे स्कीम ने दोस्तों, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि भैया 2030 तक हमको ऐसी क्षमता का निर्माण करना है जो मांग से अधिक रहे। मतलब क्षमता इतनी हो, अगर आपकी 100 मांग है तो क्षमता हमारी 110 की होनी चाहिए, और 2050 तक की मांग में वृद्धि संबंधी ज़रूरतों को पूरी कर सके। मतलब अगर आपकी डिमांड 2050 तक जितनी बढ़ेगी उतनी क्षमता हमें क्या है, उतनी इफिशियंसी बढ़ानी है 2030 तक। ऐसा इसका उद्देश्य है नेशनल रेलवे स्कीम, राष्ट्रीय रेल योजना का, ठीक है दोस्तों। इसका लक्ष्य ये भी है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करो, जिससे कि जलवायु में जो प्रॉब्लम हो रही है या एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन से रिगार्डिंग, उसको कम किया जा सके। राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी इन्होंने लगाई है कि 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की औसत हिस्सेदारी जो वर्तमान में कुल 27% है, उससे हम 45% कर देंगे। कब तक मेरे दोस्तों? 2030 तक। ध्यान रखना, 2030 तक हम 45%। 2024 के बाद भविष्य की परियोजना के लिए दोनों ही क्षेत्र, ट्रैक और सिग्नल की पहचान की गई, ठीक है। निर्धारित समय सीमा के साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नाम के 3 समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की पहचान की गई। इसे बोलते हैं PETS, सर्वेक्षण से पहले ही चल रहा था इसका। एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी पहचान की गई। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने राष्ट्रीय रेल योजना के अंतर्गत तैयार की हैं, ठीक है। अब 2030 तक का लक्ष्य क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। उसके बाद विजन 2024 देखेंगे। दिसंबर 2023 में इन्होंने कहा कि भी हम 100%, कब तक? दिसंबर 2023 तक। डाटा याद रखेंगे, 2023-25 में कन्फ्यूज करेंगे। 100% विद्युतीकरण यानी कि हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, और 2030 तक, उससे आगे 2050 तक यातायात में बढ़ोतरी के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव की ज़रूरतों का आकलन करना, आवश्यक पूंजी के लिए कुल निवेश का शाब्दिक विवरण, वित्त के नए स्रोत और PPP के साथ इनका क्या करना, पहचान करना। राष्ट्रीय रेल योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेल निजी क्षेत्र
सार्वजनिक उपक्रम, राज्य सरकार और मूल उपकरण विनिर्माताओं आदि के साथ संभावनाएं तलाशना, परिचालन और रोलिंग स्टॉक के स्वामित्व, माल और यात्री टर्मिनलों के विकास आदि चीज़ों का इन्होंने विकास करने की योजना बनाई 2030 तक। अब देखते हैं विजन 2024 क्यों इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन 2024। देखो, राष्ट्रीय योजना के अंग के रूप में 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं, जैसे हमें 100% विद्युतीकरण करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन, भीड़ भाड़ वाले मार्गों की मल्टी ट्रैकिंग करनी है, वहाँ पर दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर गति 160 किलोमीटर तक ले जानी है प्रति घंटा मतलब, और जो चतुर्भुज स्वर्णिम विक्रम है GQ या GD मार्गों पर गति 130 रखनी है, ठीक है। आदि चीज़ों को इन्होंने विजन 2024 तक शुरू करने के लिए प्रयास करना है। ये है विजन 2024 दोस्तों। अब आते हैं जो काफ़ी मीडिया में रहा है, लाइमलाइट में रहा है, OTT। एक्चुअल में क्या है, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में OTT प्लेटफॉर्म का नियमन करा है गवर्नमेंट ने। तो हाल ही में सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म हेतु गाइडलाइन जारी कर दी है केंद्र सरकार ने। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है देख लेते हैं। देखो, सोशल मीडिया कंटेंट को नियमित करने हेतु यूजर्स के स्वैच्छिक वेरिफिकेशन, अनुपालन अधिकारी एवं शिकायत अधिकारी का प्रावधान, या जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है वो सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग रोकने पर केंद्रित है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अन्य सोशल मीडिया कैंपेनिंग जैसे कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, जी वगैरह वगैरह। इनका कानून प्रवर्तन जो होता है उसके साथ नियुक्ति अधिकारी नियुक्त करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियां अधिकारी के साथ 24 घंटे में 7 दिनों सहयोग करने के लिए एक नोडल पर्सन अधिकारी, क्या दोस्तों, नोडल पर्सन अधिकारी की नियुक्ति। उपयोगकर्ता सोशल मीडिया से फेसबुक, ट्विटर पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट डालना है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। कंटेंट की व्यापक देखरेख हेतु एक 3 टियर रेगुलेटरी क्या बनाई है, फ्रेमवर्क तैयार किया है। ऐसा कंटेंट जो देश की संप्रभुता, अखंडता को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट है, जो राज्य की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, धमकी भरा है, तो वो आपत्तिजनक श्रेणी में आता है। विदित हो कि उपयोगकर्ता जो है उपयुक्त प्रकार की किसी सामग्री का जैसे होस्ट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, अपडेट कर रहा है, पब्लिश नहीं कर सकते इस तरह की सामग्री को। OTT ओवर द टॉप, OTT स्टैंड फॉर ओवर द टॉप। OTT मंचों की सामग्री को खुद से 5 आयु श्रेणियों में रखा गया है, जैसे यूनिवर्सल, UN+ और UN16 और A यानी एडल्ट वर्गीकृत करना होगा। अब भारत में देख लीजिए सोशल मीडिया बाजार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों। देखो, भारत में करीब 53 करोड़ व्हाट्सअप यूजर हैं। कितने दोस्तों, 53 करोड़। 40 करोड़ फेसबुक यूजर हैं, 1 करोड़ 40 लाख इंस्टाग्राम यूजर हैं, एवं ट्विटर पर 1 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। समझ रहे हैं आप, 50 करोड़ व्हाट्सअप, 40 करोड़ फेसबुक यूजर, 1 करोड़ 40 लाख इंस्टाग्राम यूजर और 1 करोड़ से अधिक क्या है यूजर्स हैं ट्विटर पर। तो ये इंपोर्टेंट डाटा था भारत का सोशल मीडिया मार्केट। अब कुछ टिप्पणियां देखते हैं दोस्तों। पायलट पेयजल सर्वेक्षण क्या है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। देखो, पायलट पेयजल सर्वेक्षण 16 फरवरी 2021 को जल जीवन शहरी के अंतर्गत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, आवास यानी कि अर्बन एंड हाउसिंग जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा पायलट पेयजल सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है शहरों में उचित जल वितरण तथा जो अपशिष्ट जल है उसका पुनः उपयोग की संभावना का पता लगाना और जल निकायों की मैपिंग करना। इसकी शुरुआत में 10 शहरों को लिया गया। नंबर 1 आगरा का यूपी का आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर उड़ीसा, चुरू राजस्थान, कोच्चि केरला, मदुरै तमिलनाडु, पटियाला पंजाब, रोहतक हरियाणा एवं सूरत गुजरात और तुमकुर में लॉन्च किया जाएगा। ये 10 शहरों को लिया गया। 16 फरवरी 2021 को इसने शहरी विकास कार्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन क्या है, ये 23 फरवरी 2021 को किसने शुरू किया, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त दोनों प्रावधान थे। इसमें आवास अर्बन एंड हाउसिंग मिनिस्ट्री थी और इलेक्ट्रिक यानी कि माइटी थी, उसके द्वारा नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है कि 2022 तक शहरों तथा 2024 तक भारत के सभी शहरों नगरों में
शहरी शासन जो गवर्नेंस है उसका सेवा वितरण के लिए एक नागरिक केंद्र और इकोसिस्टम द्वारा संचालित दृष्टिकोण को साकार करना, ये उद्देश्य है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का। अब आती है संवाद पहल। केंद्र सरकार की संवाद पहल के तहत विशेष रूप से संकट और कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, संवाद पहल में मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 28 राज्यों में 41,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। उनको इसका उद्देश्य है छोड़े गए बच्चे या अनाथ बच्चे या तस्करी से लाए गए बच्चों को कानूनी रूप से संघर्षरत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। ये किसका है? पहल का उद्देश्य जो संवाद है जो है दोस्तों। नोडल एजेंसी है इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, महिला और बाल विकास मंत्रालय इसके अंडर में ही काम करती है। इसको क्या है? कमजोर में विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले और बीमार बच्चों के लिए समर्थन, पथ समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अर्थात संवाद। संवाद इज स्टैंड फॉर सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वनरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिजीज, दैट इज कॉल्ड संवाद। ये पहल जो है पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 5 वर्ष के लिए 56 करोड़ रुपए की लागत से चलाया जा रहा है। संवाद आपको याद हो गया गाइस। एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 जनवरी 2021 को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पश्चिमी बंगाल में एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि जो भैया अन्नदाता किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित करना उनका उद्देश्य था। उन्हें नए कृषि कानून के बारे में अवगत कराना एक मुट्ठी चावल संग्रह का पर्पस था। इसके पीछे पश्चिम बंगाल में होने वाली 2021 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 73 लाख किसानों को घर घर पहुंचाना था। उल्लेखनीय कि इस अभियान के साथ इकट्ठा अनाज से किसानों और गरीबों के लिए सामुदायिक रसोई में भोजन तैयार किया जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। गुलाब अभियान देखते हैं। गुलाब अभियान किससे रिलेटेड है? देखो, नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रवासी भारतीय संगठन का समूह है। इसका नाम है द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा, GIPD। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे गुलाब अभियान किससे रिलेटेड है, तो ये आएगा कि उन प्रवासी भारतीयों से जो किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। ये चलाया जा रहा है किसके द्वारा? द ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा, जो 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन दिवस के अवसर पर अमेरिका में गुलाब अभियान की शुरुआत की। यह जो ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस नए कृषि कानून को वापस लेने का आग्रह करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और उन्हें गुलाब भेजिए, ऐसा इसमें कहा गया। किसमें? ग्लोबल इंडियन प्रोग्रेसिव डायस्पोरा ने सोशल मीडिया पर ऐसा कहा। ठीक है दोस्तों। ग्रेटर नोएडा के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को सरकार की मंजूरी मिल गई है। ये केंद्रीय कमेटी द्वारा ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और परिवहन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको मंजूरी दे दी है। इसकी लागत है 3,883.80 करोड़ रुपए। एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों। पारादीप बंदरगाह हेतु 3,000 करोड़ रुपए की परियोजना, ये क्या है? देखो, केंद्र सरकार ने अभी सेंटर ने उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए, कितना दोस्तों? 3,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए क्या किया है? मंजूरी दे दी है। और कैबिनेट की बैठक में पारादीप बंदरगाह जो पर पश्चिमी गोदी यानी पश्चिमी डॉक का निर्माण करने का फैसला किया है। बंदरगाह की जो मौजूदा क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी है दोस्तों? 115 मीट्रिक टन यानी कि MT, और जिससे 2030 तक 400 MT करने का लक्ष्य रखा है। जो गोडी यानी कि डॉक यार्ड है का निर्माण, यहाँ 1.5 टन कार्गो वाले जहाज भी आसानी से इस प्रकार आ सकेंगे। पारादीप उड़ीसा के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। मंडाविया ने कहा परियोजना का पूरा होने के बाद बड़े जहाज़ों को भी आसानी से संभाला जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नायक मेजर खातिंग सम्मानित किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। नायक मेजर खातिंग काफ़ी अच्छा नाम है। अरुणाचल के तवांग को भारतीय संघ के अधीन लाने वाले मेजर रालेंगनाओ बॉब खतिंग को हाल ही में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जो है विपिन रावत 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों व केंद्रीय मंत्री व राज्यपाल की उपस्थिति में सम्मानित किया। पहले नेफा यानी कि पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और अब अरुणाचल प्रदेश के सहायक राजनीतिक अधिकारी खातिंग ने 1950 के दशक में शुरुआत में असम के तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलतराम के सीधे मार्गदर्शन में तवांग को भारतीय संघ के अधीन लाने के लिए साहसिक अभियान चलाया था।
मेजर खातिंग मणिपुर के नागा थे, जिन्हें 17 जनवरी 2021 के दौलत राम ने असम के तेजपुर के साथ 4 द्वारी से असम राइफल्स के 200 जवानों और 600 पोर्टर के साथ तवांग कूच करने का आदेश दिया था। तो ये था दोस्तों अब तक का इम्पोर्टेंट, हमने सारा बताया। जो आपकी टिप्पणियाँ थी कौन कौन सी हैं तो आप देख सकते हो। अब आगे से हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जो अगली वीडियो में आपको लेके आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक आप देख चुके हैं, हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। परीक्षा मंथन का डिटेल समरी है दोस्तों, आप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल इश्यूज़ पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड देखते रहिए, बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू फॉर ऑल।